काशीपुर में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी को दिलाएगी जीत, देवभूमि में खिलेगा कमल। टिहरी में जनता को लुभा रही राजनीतिक पार्टियां, आपका बीजेपी सरकार पर वार, कहा देवभूमि में बनेगी आपकी सरकार। चमोली में वन संरक्षक ने पिंडर घाटी का किया भ्रमण, संचालित योजनाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में करवट लेगा मौसम, मैदानों में अभी और सताएगी ठंड, कम बर्फबारी में औली पहुंच रहे पर्यटक। और कोटद्वार में नाबालिग के साथ गैंगरेप, गांव के ही युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज उत्तराखंड पहुंचेगी 92,500 कोविशील्ड, 22,500 वैक्सीन देहरादून जिलों को मिलेगी। इसके अलावा 84,560 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएंगी। 3100 वैक्सीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को मिलेगी। तो 92,500 कोविशील्ड वैक्सीन आज देहरादून पहुंचेंगी, जिनमें से 84,560 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएंगी और इसके अलावा 3100 वैक्सीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को प्रदान की जाएगी। देहरादून से ये बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन लगातार जारी है और आज उत्तराखंड 92,500 कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंचेगी। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, आज वैक्सीन की खेप पहुंचने वाली है देहरादून, क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो कोविड को लेकर वह शुरू हो गया है। आपको बता दें, पिछली 16 जनवरी को करीब 1,13,000 जो डोज थी वह पहुंची थी। इसके साथ ही आज भी वैक्सीन जो पहुंचने का सिलसिला है वह अभी जारी है। करीब 92,500 जो डोज है वह पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी उपलब्धि भी मान सकते हैं, क्योंकि आम जनता को राहत देने वाली बात है कि अब लगातार जो वैक्सीन आने का सिलसिला है वह शुरू हो गया है। और जो जिले हैं, जिले मुख्यालय हैं और इसके साथ ही तमाम सारे जो CHC हैं और PHC है, वहां पर वैक्सीन पहुंचेगी और आम जनता को इसके साथ ही वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में जो है जो कोरोना काल में लोग थे जो जिन्होंने सबसे पहले अपना योगदान दिया था, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नवीन। वहीं काशीपुर में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए, जहां कांग्रेस ने अपने प्रभारियों को विधानसभा स्तर पर उतारकर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2022 के चुनावों में विजय प्राप्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस की गुटबाजी ही भाजपा को 2022 के चुनाव में जीत दिलवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है, जिससे उत्तराखंड में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किए गए कार्यों की और जो हमारी राज्य की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाएं हैं, लगभग 70 योजनाएं ऐसी हैं, चाहे वो जनधन हो, स्किल इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, आयुष्मान हो, उज्ज्वला हो, जनधन हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं इसका लाभ गरीब जनता ने उठाया है। 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे और कांग्रेस की इस गुटबाजी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तेजी से राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने का काम कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और अवतार सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देवभूमि में ऐसे मुख्यमंत्री का होना दुर्भाग्य की बात है जो देश में निकम्मे मुख्यमंत्री की श्रेणी में नंबर 1 आता है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तीसरे नंबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, जो देश के लिए बेहद शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता भारी बहुमत से विजय कराएगी। देवभूमि के लिए शर्म की बात है
कि यहाँ के मुख्यमंत्री नापसंदीदा मुख्यमंत्रियों में नंबर 1 पर हैं और इन्होंने झूठे दावों में, झूठे कामों का इन्होंने जो जनता के बीच में जो परोसने का काम किया है, ये झूठे दावे इन्होंने किए हैं और जनहित में इन्होंने आज तक एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया जो गिनाने लायक। तो ये मुख्यमंत्रियों में अब तक के पूरे देश में अलोकप्रिय और नापसंदीदा मुख्यमंत्रियों में से ये नंबर 1 पर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को देवभूमि में जिस तरह से कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और एक भी ऐसा काम नहीं है जो गिनाने लायक हो जिसे ये कहा जाए कि जनहित में हमने ये काम किया। कोटद्वार में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर जुलूस निकाला और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव कृष्णा बहुगुणा ने कहा कि बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा असर महिलाओं पर पड़ा है। लोगों का घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, जिससे सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। इतना पड़ रहा है, हम लोगों का किचन का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है और जो सिलेंडर के दाम है, कांग्रेस के टाइम पे 400 रुपये सिलेंडर था, आज 800-900 रुपये भी सिलेंडर पहुंचा। फिर उसके बीच में इन्होंने कभी सब्सिडी का नाम दिया कि हम सब्सिडी, लेकिन आज इन्होंने सब्सिडी भी बंद कर दी। आज दाल के भाव देखो, सब्जी के भाव देखो, खुद तो ये 2 रुपये किलो आलू खरीदते हैं और जनता को 20 और 25 और 50 रुपये 70 रुपये किलो तक हमने नए आलू 70 रुपये किलो तक लिए। तो आज जो महंगाई की मार पड़ी है वो महिलाओं पे पड़ी है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगेगी। दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाने की तैयारी चल रही है। एक साल के अंदर 400 बसों में सीएनजी किट लगाई जाएगी और निगम को करीब 40 करोड़ रुपए की सालाना बचत का अनुमान इससे लगाया जा रहा है। परिवहन निगम ने अब तक 11 बसों में सीएनजी किट लगा दी है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारी चल रही है बसों में सीएनजी किट लगाने की और दिल्ली रूट की 400 बसों में सीएनजी किट लगाई जाएगी। एक साल के अंदर इन सभी 400 बसों में सीएनजी किट लगाई जाएगी, जिसको लेकर परिवहन निगम तैयारी में जुटा हुआ है और करीब 12 बसों में सीएनजी किट लगा जा चुकी है, जिससे काफी बचत भी होगी निगम को। वहीं चमोली के वन संरक्षण गढ़वाल के नित्यानंद पांडे पिंडर घाटी भ्रमण पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लिया। नित्यानंद पांडे ने बताया कि सड़कों के निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मलबा और बोल्डर्स को हटाकर नदी नालों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चमोली के 1000 वन पंचायतों में से 67 वन पंचायतों में काम चल रहा है। से हमारे वन विभाग से के कई काम चलते हैं। ये वर्किंग सीजन है, काम का सीजन है तो विभागीय कामों को देखना, आगे के लिए साइट सिलेक्शन लोगों ने कर रखा है, उसको मॉनिटर करना, जनता से बात करना, लोगों की समस्याएं सुनना, अगर हमें कोई आप लोगों में से कुछ बताना चाहे उनके साथ बात करना, सड़कें कट रही हैं उनका थोड़ा सा देखना है, मलबा वगैरह निस्तारण ठीक से हो, कहीं कहीं आग की सूचनाएँ आ रही हैं तो उसका प्रबंधन ठीक से हो, नियंत्रण ठीक से हो। और यही सब मुख्य उद्देश्य है जिसमें 2-3 दिन से इसको घूम के और कर रहा हूँ। जो भी क्षतिपूरक वनीकरण के चिन्हित क्षेत्र हैं उसी जगह पे हम इसके लिए सड़क के एवज में वृक्षारोपण करते हैं और वो लगभग हर रेंजों में हमें लगता है कि अगर कहीं कोई जानकारी। देहरादून में स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रिंटेड स्मार्ट राशन कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं। विभाग अगले हफ्ते से नए कार्ड जारी करना शुरू करेगा। डीएसओ यशवंत कंडारी ने बताया कि जिले में करीब 4.25 लाख स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें करीब 80,000 प्रिंटेड राशन कार्ड विभाग को सौंपे जा चुके हैं और अब विभाग कार्ड धारकों की सूची तैयार कर रहा है, जिन्हें पहले चरण में नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। जैसे जैसे विभाग को नए कार्ड मिलेंगे उन्हें लगातार जारी किया जाता रहेगा। हालांकि विभाग राशन कार्ड को प्रिंट करने की धीमी गति को लेकर भी नाराज दिख रहा है। में वर्ष 2014 में एनएफएस से राशन कार्ड जारी हुए थे। तत्पश्चात राज्य खाद्य योजना एसएफआई के राशन कार्ड जारी हुए थे। क्योंकि 5 साल के बाद में राशन कार्ड रिन्यू होते हैं, उसी के क्रम में
पुराने राशन कार्डों को हटाकर नए राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि पीवीसी राशन कार्ड है, छोटा सा राशन कार्ड है, जिसमें कि जो पैन कार्ड की तरह है। इसमें कि कार्ड धारक की पूरी उसकी फ़ोटो है, उसकी सारी डिटेल है, उसके परिवार में जो मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल है। छोटा राशन कार्ड है, इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें बार कोड भी लगा है, जिसके द्वारा कि उस कार्ड धारक की समस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। और छोटा कार्ड है, और इस तरह से लगभग हमारे ज़िले में 80,000 राशन कार्ड लगभग वितरण हो चुका है। दूसरा लॉट भी हमने जो वेंडर है उससे कहा है देने के लिए, जैसे हमको प्राप्त होगा उसका भी वितरण कर लिया जाएगा। मसूरी में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्राओं को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी चम्मा बहुगुड़ा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं इस मौके पर छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पे जो हमारे पास सेशन हुआ है दैट इज़ मेनली फॉर गर्ल्स, वो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी आज चीज़ें बताई गई है कि आपको कैसे रहना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको आगे जाके बढ़ना है, क्या आपको चीज़ें हेल्प करेगी। तो पहली बात तो जो हमको सिखाई गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज जो है हम लोगों ने जो यहाँ पर लंढोर क्षेत्र में जो है छावनी परिषद में आज हम लोगों ने कार्यशाला का जो आयोजन किया है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं, ये कक्षा 12 तक की, उनको हमको कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आज उनको अवेयर करना था और जानकारी देना था, किस प्रकार के बच्चे अपने आगे जाके जो बच्चे क्या करना चाहते हैं। एक तो इस चीज़ को लेकर था, और एक जो हमारे यहाँ के सभी सभासद हैं, इनके भी इनके क्षेत्र में जो है जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाना। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भारत सरकार की योजनाएं होती थी या राज्य सरकार की योजनाएं होती थी, जब उन योजनाओं में डिमांड मतलब कि कौन कौन लाभार्थी होगा उसकी जब एक रिसर्च की जाती थी, सर्वे की जाती थी, उसमें छावनी क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। और मान लीजिए कि डिमांड हुई कि जिले से 100 लोग लाभार्थी होंगे किसी योजना में, तो वो कैंट क्षेत्र का लाभार्थी जो होता था उसमें जुड़ नहीं पाता था। जब वो पैसा भारत सरकार से आता था कि अब इन लाभार्थियों को उसका फायदा दिया जाएगा, उस समय भी जब ये इम्प्लीमेंट होता था, छावनी परिषद को कहीं भी उस इम्प्लीमेंटेशन के किसी भी कमेटी में नहीं रखा जाता था। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। पानी की टंकी पर 2 बच्चों के साथ महिला चढ़ी है और आत्महत्या की चेतावनी दी है महिला ने। भूमाफिया और सिस्टम से परेशान होकर महिला ने कदम उठाया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महिला को समझाने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त की आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पानी की टंकी पर अपने 2 बच्चों के साथ ये महिला चढ़ी हुई है और सुसाइड की चेतावनी दे रही है। भूमाफियाओं और सिस्टम से परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया है। सुसाइड की कोशिश कर रही है महिला। लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। महिला को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं,
महिला को नीचे उतार लिया है पुलिस ने। समझाने के बाद पानी की टंकी पर 2 बच्चों के साथ महिला चढ़ी थी। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है, अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड की कोशिश कर रही है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें ज्वालापुर क्षेत्र का मामला है, जहां एक महिला टंकी पर चढ़ गई है। हालांकि टंकी पर चढ़ी महिला अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ कहीं ना कहीं आत्महत्या की धमकी दे रही है और इसका साफ कहना है कि लाचार सिस्टम से कहीं ना कहीं वो परेशान है। इसकी जमीन थी, जमीन को लेके काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उसके बाद सिस्टम द्वारा ही किसी भूमाफिया के आदेश चढ़ा दिए गए। उसके बाद कहीं ना कहीं महिला काफी चक्कर काटे, इसने काफी प्रशासन के चक्कर काटे, लेकिन बावजूद उसके कोई इसे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। इसी के बाद अभी ये जो महिला है कहीं ना कहीं इसने कदम उठाया है, ये टंकी पर चढ़ गई है और साफ इसका कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लूंगी। इसकी सूचना पर स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को सूचना दी और प्रशासनिक टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद प्रशासनिक टीम और स्थानीयों की मदद से इसको नीचे उतारा गया। साथ इसका कहना है कि जिस तरीके से स्थानीय लेखपाल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन अभी इस बात का दावा कर रहा है कि न्याय दिलवा दिया जाएगा, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या इसे न्याय मिल पाएगा या यूं ही ये दोबारा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। उत्तराखंड समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूं तो पिछले कुछ दिनों से कभी कोहरा तो कभी शीतलहर का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये हालत 22 जनवरी तक बने रहेंगे। इसके साथ ही मौसम शुष्क भी रहेगा और हल्की बारिश की भी संभावना है। कई इलाके तो कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं और जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड समेत समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। ठंड फिलहाल राहत देने की मूड में नहीं दिख रही है और इन दिनों प्रदेश में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन ठिठुरन लगातार बनी हुई है। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों धूप भी निकल रही है, लेकिन मैदानी इलाके लगातार कोहरे के साए में हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मैदानी जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मैदानी इलाकों में और घना कोहरे छाए रहने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पहाड़ों में पाला और मैदानों में सुबह शाम कोहरा दिक्कतें पैदा कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ाएगा। ऐसे में संबंधित जिले में रहने वाले लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और इन दिनों सड़कों पर पाला गिरने से पहाड़ में सफर करना खतरनाक बना हुआ है। वहीं मैदानों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। आने वाले दिनों में भी धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी। राजधानी दून समेत अन्य शहरों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। 22 जनवरी के बाद प्रदेश में मौसम की करवट बदलने की संभावना है, जिससे पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं डोईवाला और आसपास के क्षेत्रों में धुंध कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते मुख्य हाईवे में वाहन चालक अपने वाहनों की लाइट जलाकर गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। धुंध और कोहरे के चलते मुख्य हाईवे पर वाहनों की संख्या भी कम नजर आ रही है। वहीं हरिद्वार में चल रही शीतलहर से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। बता दें कि इन दिनों धर्मनगरी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। कड़कड़ाती ठंड के चलते अपने व्यवसाय पर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जगह जगह स्थानीय लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। कम बर्फबारी के बावजूद भी औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। औली में चलाए जा रहे कोर्स में इस बार मुंबई, दिल्ली के 50 से अधिक लोग कोर्स के लिए पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटन विभाग की ओर से हर वर्ष सैकड़ों लोगों को स्कीइंग का कोर्स कराया जाता है, जिसमें 14 दिन के कोर्स के लिए औली लोग पहुंचते हैं। और इस बार कम बर्फबारी के बावजूद भी लोग यहां पर कोर्स के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में अगर औली में अच्छी बर्फबारी होती है तो निरंतर इस तरीके से स्कीइंग कोर्स कराए जाएंगे। और इसके अलावा औली में लगातार सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में बीती 16 जनवरी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा और 2 बाइक भी बरामद कर ली हैं। एसएसपी डी सेंथिला बुदई ने बताया कि मृतक तांत्रिक था और इन आरोपियों ने एक लड़की को वश में करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन काम ना होने पर जब युवकों द्वारा पैसे मांगे गए तो इनके बीच कहासुनी हो गई और इसी दौरान उन्होंने तांत्रिक की हत्या कर दी। पास सूचना मिली इरफान नामक का व्यक्ति को गोली लग गई है। उसमें जो है तुरंत हमारा उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्काल रूप से जो उनका प्राथमिक उपचार है तो हमारा सिविल हॉस्पिटल रुड़की में भेजा गया। उसके बाद IS सेंटर उनका रेफर कर दिया गया है। हमने तुरंत मुकदमा कायम करके इसका दिशा में हमें तुरंत कार्रवाई करी तो उससे जो हमें तुरंत सफलता मिली। इसमें जो 4 लोग जो राहुल, गौरव, आकाश और जो है विशाल, 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और इन 4 लोग जो है इनके साथ संपर्क में थे पहले से, क्योंकि जो मृतक है ये जो है तांत्रिक का काम करता है। इनका मन पे एक बात आ गई कि इनका तांत्रिक वजह से इनका जो भी इनका जिंदगी में नुकसान हुआ है उस वजह से हुआ है करके इसमें 3-4 दिन का पहले जो है इनका बीच में एक झड़प भी हुआ था। तो उसका कुंदक करते हुए जो है इन्होंने उनको मारने की योजना बना के 16 तारीख को घटना का अंजाम दी। हमने 4 को गिरफ्तार कर ली गई है और इसमें प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी हमने बरामद कर लिया। कोटद्वार के कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ गांव के ही 3 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से संभवतः एक लड़का भी नाबालिग प्रतीत होता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी 2 लड़के बालिग हैं। तीनों के द्वारा उसके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया, तो जिसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के 2-3 घंटे के अंदर ही तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कोतवाली सितारगंज पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 175 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही पुलिस अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगालने में जुटी है। रात के चेकिंग अभियान के दौरान जब एक एक्टिवा बाइक जो है चेक किया तो उसके रैंडम जो है 175 ग्राम उस अवैध चरस बरामद हुई। इंदर सिंह है और निवासी मुक्तेश्वर नैनीताल अपने को बता रहा था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रुड़की में 4 दिसंबर को ड्रग विभाग ने नकली दवाई बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकली दवाई बरामद की गई। इसके बाद कंपनी मालिक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया, लेकिन देर रात अज्ञात चोरों ने कंपनी में लगी सील को तोड़कर सामान चोरी कर ली और सूचना पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें अभी मेरे को फोन आया था कि इस फैक्ट्री में रात को चोरी हो गई है, तो हम यहाँ फिर आए हैं मौके पे मुआयना करने के लिए। यहाँ पे 2 दरवाजे जो सील किए गए थे
4 दिसंबर को जब रेड हुई थी, तो दोनों सील तोड़ी गई हैं और सील तोड़ने के बाद उसमें दोबारा से दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि जो भी इसमें चोर है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, तो उनके पास इस दरवाजे की चाबी भी थी। उन्होंने अंदर से सबूत मिटाने की कोशिश की है, कुछ चेंज पार्ट्स इन्होंने यहाँ से चोरी किए हैं। तो ये तथाकथित चोरी है, लेकिन ये प्रकरण हमको जो है सबूत मिटाने का ही लगता है। जो आगे क्या खुलासा हो सके? इसमें फैक्ट्री में अभी 4 लोग डायरेक्टर भी हैं, और तो हो सकता है वो अपने साथी को बचाने के लिए सबूत मिटाने। द्वाराहाट में क्रिकेट प्रतियोगिता तिलपोड़ा का फाइनल मैच जीते खिलाड़ियों को पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए जिला पंचायत निधि से फील्ड बनाने की बात कही। बताते चलें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच जय मां दूनागिरी और तिलपोड़ा के बीच खेला गया। वहीं टॉस जीतकर तिलपोड़ा की टीम ने 98 रन बनाए, जिसके जवाब में द्वाराहाट की टीम ने 12 ओवरों में 102 रन बनाकर विजय प्राप्त की। चमोली में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में तैनात संविदा कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इंकार कर दिया है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जनता की सेवा करने में उनका जीवन निकल गया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई, जिससे संविदा कर्मचारी काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी स्थायी नियुक्ति नहीं कर देती तब तक वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चमोली जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने कालेश्वर से लेकर कर्णप्रयाग तक दोपहिया वाहन रैली निकाली और रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों को दिया। पहाड़ों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाता आया है और इससे लोगों में जागरूकता आए और वो खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने, जिससे बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग की फाटो रेंज सिवका में गश्ती दल को गुलदार का सड़ा गला शव मिला, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। वहीं सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है। डीएफओ हिमांशु ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले गुलदार की मौत हुई है। शव ज्यादा पुराना होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वहीं काशीपुर में लाइव टुडे की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद अधिकारी जागे और गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत शुरू की गई। बताते चलें कि गंगे बाबा सड़क पर गहरे गड्ढे थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और आए दिन यहां हादसे भी हो रहे थे। इसको लाइव टुडे की टीम ने प्रमुखता से दिखाया और खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क के गड्ढे भरे गए, जिससे राहगीरों में अब खुशी है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।